नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं शिवम आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सरलता से जल्दी से सॉल्व कर लेना है, किस तरीके से ऑप्शंस को अपन को जज करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है किस ऑप्शन, ताकि हम एक करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच पाएँ। सॉल्विंग ट्रिक्स मैं बताऊंगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या थ्योरी है, क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हर ऑप्शंस के लिए, इन सब चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है? किसका फुल फॉर्म? ईडीटीए। अब ईडीटीए का फुल फॉर्म का देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इथाइलिन डाई अमाइड टेट्रा एसीटेट। डाई अमाइड तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई नहीं होता है, टेट्रा होता है, ठीक है। अब आता है सी ऑप्शन, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये दोनों चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। होना स्वाभाविक भी है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ, मैंने एसिटिक एसिड क्यों बोला, एसीटेट क्यों नहीं बोला। आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए क्या पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। समझ रहे हैं? फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए मैंने पूछा है, ना कि मैंने क्या पूछा है, ईडीटीए, ना कि ईडीटीए 4- का स्ट्रक्चर, ठीक है, ना कि 4- का फुल फॉर्म। ईडीटीए 4- अगर आयन होता, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट 4-, यहाँ पे स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ये चारों ग्रुप पे जो एसिटिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ये चारों अगर एसीटेट आयन होते, CH, चारों H बाहर हो गए होते, बाहर होते, रिमूव्ड होते, इसमें नहीं होते, और चारों H की जगह पे यहाँ पे होता CO-, क्या होता, CO- होता, तब ये कहलाता इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टेट्रा एसिटिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने नहीं हटाया है, ये ईडीटीए का हुआ। ईडीटीए 4- का होता है, टेट्रा एसीटेट ऐसे होता है, ठीक है। समझ गए आप? अब हाँ, यहाँ पे अब ईडीटीए का बात हो रहा है तो यहाँ पे एक डेंटिसिटी नाम का टॉपिक होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं डेंटिसिटी बता दूँ, डेंटिसिटी इसमें इसकी 6 होगी, ठीक है। 6 इसका डेंटेट 6 होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे 4 कार्बोकैटायन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आप तीनों देख रहे हैं, तीनों चारों ऑप्शन आपने देखे। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बी इसका करेक्ट आंसर होने का कारण ये है कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज है sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज़ व्हाट, इट इज़ sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर द एस कैरेक्टर मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हैं। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट गुड, इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। दैट्स वाई आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, लीस्ट स्टेबल यहाँ पे पूछा गया है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल, मोर करेक्ट, लेस करेक्ट, नॉट ट्रू, इट्स ट्रू फॉल्स, इस टाइप के, नॉट करेक्ट, इस टाइप की चीज़ें बहुत पूछी जाती है नीट में। सवाल की लैंग्वेज को समझना है, पेशेंटली समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, सॉलिड स्टेट का सवाल है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस हैविंग FCC, SCC, BCC स्ट्रक्चर्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया है कि FCC क्रिस्टल में, BCC क्रिस्टल में और SCC क्रिस्टल में। FCC क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, SCC इज़ सिंपल क्यूबिक इस क्रिस्टल, ठीक है। तो आप ये बताइए कि FCC में कितने एटम्स होते हैं? एक FCC क्रिस्टल में, एक FCC यूनिट सेल में होते हैं 4 एटम्स, BCC में होते 2 और SCC में होता है 1, यानी कि क्या आंसर 4-2-1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज में यूज़ किया गया रेस्पेक्टिवली। तो आपको जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है FCC, SCC, BCC, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, यानी कि FCC का 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब आप देखिए 4-1-2 किस ऑप्शन में सीक्वेंस है, 4-1-2
ऑप्शन में सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, अपन बात करते हैं मिलर्स इंडाइसिस के बारे में। ये सवाल है, यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2A 3B एंड 4C, ठीक है। अब मिलर इंडाइसिस सॉल्व करने का तरीका होता है कि फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है, पहला स्टेप क्या है, मिलर्स इंडाइसिस, मिलर इंडेक्स भी जिसे बोलते हैं, मिलर इंडेक्स, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहले इनको किया जाता है, इन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल लिया जाता है। जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टाइप की चीज़ें जो दी होती हैं, जैसे 2A के साथ 2 दिया हुआ है तो डेट विल भी पहले 1/2 होगा, दिस विल बी 1/3 एंड दिस विल बी 1/4। अब इसके बाद करना क्या है, आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं 1/2, 1/3 और 1/4 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढिए। है तो कॉमन नंबर क्या होगा, अब 12 होगा, ठीक है। अब 2 × 12 करेंगे आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। 3 × 12 करेंगे आप 4 मिल जाएगा, 4 × 12 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो आपके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्स करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 मिला आपको, 3 मिला आपको, 4 मिला आपको, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको, क्वेश्चन यहाँ पे आपने आंसर देखा, आंसर इसका आएगा 643। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 12 वो एक ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जो कॉमन होल नंबर से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर होगा 643, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑल पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी स्पीसीज जो दी हुई है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, बहुत सरल ट्रिक होती है। यहाँ पे आपको ना ही एमओटी बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही आपको पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सरल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आप इसमें समय की काफ़ी बचत कर लेंगे और नीट के नज़रिए से समय केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सिंपल ट्रिक ये है कि इलेक्ट्रॉन सम हमको लेना होता है। कोई भी स्पीसीज़ जो होती है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेकिंग द आयन, पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज सबको काउंट करने के बाद उस स्पीसीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसको काउंट करना होता है। और यहाँ पे अगर वो सम इवन आता है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और सम अगर ऑड आता है देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, इवन में डाया, ऑड में पैरा। अब हर चीज़ एक्सेप्शन के साथ ज़रूर होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। हाउएवर सच्चाई ये भी है कि कोई भी चीज़ एक्सेप्शन नहीं होती, एट अ पर्टिकुलर लेवल वो एक्सेप्शन कहलाती है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उस चीज़ का भी आपको रीज़न मिलेगा। अब आप 11th 12th और नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शन में चली जाती हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप जब केमिस्ट्री में आगे परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ हम आज से 2 साल पहले एक्सेप्शन में पढ़ के आए हैं, आज मुझे उसका रीज़न मिल गया। तो आप उसको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वह चीज़ एक्सेप्शन है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और हाँ, एक्सेप्शन का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्शन 10 और 16। 10 और 16 मैंने लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन का सम 10 होता है और 16 होता है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन में आता है। वो 10 और 16 नंबर क्या है, इवन नंबर है, लेकिन इवन नहीं, इवन होने के बावजूद वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ना कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर। और 10 और 16 से आप बहुत ही परिचित है। 10 पे B2 होगा और 16 पे ऑक्सीजन O2 होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। सिंपल ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, इलेक्ट्रॉन सम मैंने आपको बताया। आंसर का ट्रिक ये है आपका। अब आपको देखना है कौन कौन से किस पे ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें सारे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ दिए हुए हैं। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ आप देखिए किसमें, O2 यानी 16, चलिए ये एक्सेप्शन वाला है, पैरामैग्नेटिक। B2 पैरामैग्नेटिक, C2+ कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 + 6 12, 12 - 1 पॉजिटिव चार्ज है -1 11, C2 - 13 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें सारे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आपको मिस आउट नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को आपको चारों को पढ़ना है, ये नहीं है कि आप पढ़। देखिए मैं ऑप्शन नंबर सी आपको दिखा रहा हूँ, Li2+, H2+, O2+, देन लिथियम। ये इवन है, बाकी 3 ऑड है। तो आप जल्दबाजी में गलत आंसर करके आ जाएँ, या आपको दोनों दिख रहे हैं और आप जल्दबाजी में बोथ ए एंड सी करके आ जाएं, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस को समझना है, सोचना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट एज डाइक्लोरोकार्बिन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो डाइक्लोरोकार्बिन को इंक्लूड करता है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन के ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। कार्बिन 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। अभी बेसिकली आप इतना जान लीजिए, इसके आगे प्लानर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके आगे मैं आपके लिए कार्बिन पे एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन से नेम रिएक्शन में आपके लिए कार्बिन मिलेगा, वो आंसर है इसका रीमर-टीमन रिएक्शन। अब रीमर-टीमन रिएक्शन में होता क्या है आप ये देख लीजिए, CHCl3 एंड KOH ये दोनों लिए जाते हैं। ये दोनों आपको याद होगा, नेम रिएक्शंस को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हमेशा याद रखना है। रिएजेंट्स को याद रखिए, उनके फंक्शंस को याद रखिए, मैं हमेशा शुरू से बोलता आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीमर-टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे उस चीज़ को मैंने दिखाया है। तो CHCl3 KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो OH- आयन जब यहाँ पे अटैक करता है कार्बन पे, तब क्या होता है, कार्बन पे जाता है नेगेटिव चार्ज हो कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड क्लोरीन एक बाहर जाता है, क्लोरीन बाहर हो जाता है। क्लोरीन बाहर होने के बाद क्या होता है, कार्बन पे बचते हैं एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन और एक जो क्लोरीन छोड़ के गया वो एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस दीज 2 क्लोरीन्स, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन। क्या कहलाता है ये, डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DCC, डाइक्लोरोकार्बिन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या पूछा गया था इसमें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन होता है, वो है रीमर-टीमन रिएक्शन। तो आपको एक और रिएक्शन होती है जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन, माफ़ कीजिएगा डाइक्लोरोकार्बिन कह रहा हूँ, कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट यूज़ होता है, विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली डाइक्लोरोकार्बिन, वो कार्बिन इंटरमीडिएट होता है। ये स्पेसिफिकली डाइक्लोरोकार्बिन इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन यूज़ होता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट में, ठीक है। वॉल्फ रीअरेंजमेंट NCERT में नहीं दिया है, क्लास 11-12 के लेवल के लिए शायद ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। नीट NTA के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है वॉल्फ रीएजेंट पे, ठीक है, रिएक्शन पे। तो मैं आपके लिए बस जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बिन वॉल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी यूज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन के बारे में जान लिया आपने। अब आते हैं आज के इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू प्रोपेनवानॉल। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ही सरल सवाल है, ये कैसा सवाल मैंने दे दिया, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे होता क्या है। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखते होंगे, आपको लगता होगा कि प्रोपीन टू प्रोपेनॉल सरल है, लेकिन प्रोपीन टू प्रोपेनॉल होता क्या है, आप जितने भी कन्वर्जन्स करते हैं Hg2+, H2SO4, HBrH+ वगैरह लेके, हर बार आप HBr आप लेते हैं तो इट विल फॉर्म प्रोपीन 2ऑल, नॉट प्रोपीन 1ऑल। प्रोपीन 1ऑल, प्रोपीन 1ऑल बनाने के लिए ये वाले रिएजेंट्स यूज़ होंगे, B2H6 THF H2O2H+। आप सोच रहे होंगे ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है, B2H6 THF H2O2H+। तो ये मैं आपको बता दूं, ये कोई और रिएक्शन नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो पूरे NCERT में केवल आपको ऐसी एक ही रिएक्शन मिलेगी जो आपको प्रोपीन टू प्रोपेन और प्रोपेनॉल की तरफ पहुंचाएगी, प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल की तरफ पहुंचाएगी। किस पर, प्रोपीन टू प्रोप-1ऑल, प्रोपेनॉल की तरफ पहुंचाएगी। वो केवल और केवल एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है। आपने अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स चैप्टर NCERT में आपने देखी होगी, पेज के सबसे ऊपर में पहले ही पेज पे दिया हुआ है, सेकंड या थर्ड पेज पे दिया हुआ है उस चैप्टर्स के, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पूरे NCERT में एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो आपको प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल में कन्वर्जन करके देगी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, याद रखिएगा सारे रिएजेंट्स के फंक्शन सबको याद रखिए। आज हम लोग ने 7 क्वेश्चन देखे और सातों क्वेश्चन के 7 अलग अलग चीज़ों पर देखे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे देखा, रीमर टीमन रिएक्शन पे देखा, इसके पहले हम लोग ने ये वाला मिलर्स इंडाइसिस पे देखा, लैटिस क्रिस्टल लैटिस पे देखा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस क्वेश्चन को देखा। इसमें EDTA का फुल फॉर्म जाना, EDTA क्यों टेट्रा एसीटेट नहीं होगा, टेट्रा एसिटिक एसिड होगा, ये मैंने आपको बताया। फिर हम लोग ने स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पे क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे आज मैंने 6-7 क्वेश्चन बताए। 6-7 क्वेश्चन के साथ साथ आपने 6-7 कॉन्सेप्ट, 6-7 नए फैक्ट्स, 6-7 नई चीज़ें जानी। सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 मिनट में आप लोगों ने छोटी छोटी नई चीज़ें सीख ली, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी, आपकी रैंक को एनहेंस करने में, रैंक को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। यही ऐसी रिविजनल चीज़ें आपको देखते रहें, आप हमेशा करते रहें। रिविजनल चीज़ों का ही टाइम है, बहुत ही कम समय बचा है। नीट के एग्ज़ाम में 26 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी आपको एडमिट कार्ड भी इशू होने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट नीट रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए, नीट की सारी ट्रिक्स जानने के लिए, केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स जानने के लिए, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स की केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी सारे ट्रिक्स वीडियोस, सारे क्रैश कोर्सेज, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन नीट शास्त्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।